तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज लगातार हम चर्चा कर रहे हैं प्रियंका गांधी के बयान पर। जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले प्रियंका गांधी की तरफ से नरेंद्र मोदी पर किए जा रहे हैं, उससे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव क्यों हो गई हैं। क्या सर्वेक्षणों में कांग्रेस के पिछड़ने की वजह से भी ये तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है। प्रियंका गांधी की बौखलाहट जो है इस रूप में सामने आ रही है, या फिर निजी हमलों से परेशान होकर, अपने पति के ऊपर हो रहे लगातार हमलों से परेशान होकर प्रियंका गांधी की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। रघुराज जी के पास चलेंगे। रघुराज जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने उठाया था कि आप ये कह रहे हैं कि निजी हमले अगर किसी पर किए जाएंगे तो इस तरह की बौखलाहट सामने आएगी ही। फिर अगर एफिडेविट में नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी का नाम सामने रखा, उसके बाद से राहुल गांधी ने इस तरह से उन पर टिप्पणी क्यों की कि जो इंसान अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे सकता, अपनी पत्नी के बारे में नहीं बता सकता, वो देश की महिलाओं के बारे में क्या सोचेगा? मैंने जो जानकारी मुझे जितनी है मैं उतनी बात आपको बता सकता हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो जानकारी मिली कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा, कुछ लोगों ने भी कहा कि साहब वो बचपन में शादी हो गई थी। मोदी जी शायद मेरे ख्याल 63-64 साल के हैं, मैं अगर गलत ना हूं तो, और 45 पहले 16-17 साल के होंगे। 40-45 साल पहले आमतौर पर शादियां होती थी इसी उम्र में, आमतौर पर शादी होती। 17 साल का कोई बच्चा, छोटा बच्चा नहीं होता है। दूसरी चीज, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी निजी जिंदगी में हमने उनको झांकने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल इस चीज का कि 4 दफे उन्होंने नॉमिनेशन भरा अपना, आपकी पत्नी थी तो आपको कहने में क्या एतराज था? और जब आपने अपनी पत्नी को डिक्लेयर किया कि मेरी पत्नी है, और पत्नी होने के बावजूद भी आपको ये नहीं मालूम कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, एक व्यक्ति, एक मॉरल ड्यूटी बनती है। अगर आपकी पत्नी है तो उनकी जिम्मेदारी देख रेख की स्वाभाविक मॉरल ड्यूटी, अपनी आत्मा से भी आदमी सोचे कि उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मौलिक अधिकार नहीं देने को तैयार, उनको बताने को तैयार नहीं, उनको ये पता नहीं कि वो उनके पास क्या संपत्ति है क्या नहीं है, वो देश के बारे में क्या सोचेंगे, ये विचारणीय प्रश्न है कि नहीं है, ये बताओ। चलिए प्रवीण जी, जवाब दीजिए आप इसका। देखिए, जब आदमी राजनीति से हर चीज को देखता है, मैं मेरे भाई से सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा, क्या इनके निजी जानकारी में, मैं राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं मोदी जी का कोई बचाव नहीं कर रहा, इनके जिस शहर से ये आते हैं, जिस मोहल्ले से आते हैं, क्या एक भी केस इनके संज्ञान में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का विवाह हुआ और उसने कुछ ही समय में वो विवाह छोड़ दिया और वो देश सेवा या धर्म सेवा या ऐसे किसी क्षेत्र में चला गया? क्या मोदी, मैं अब व्यक्ति की बात हो रही है तो मोदी जी का जिक्र लाना पड़ेगा। हम लोग लगातार मोदी जी को पिछले 15 साल से ऐसे देख रहे हैं, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में देखते रहे हैं। क्या मोदी जी के जीवन में कभी किसी ने किसी दूसरी महिला की चर्चा सुनी? ऐसी स्थिति में आप बोलना चाहे, आप जो मर्जी बोले, मैं इन कुतर्कों की बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा। मगर एक बात जरूर सोचिए कि ये वो देश है जहां ये परंपरा रही है कि लोग विवाह को छोड़ करके, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संत या राष्ट्र सेवा के आश्रम में चले गए हैं। अब अगर आप उसको स्वीकारने को नहीं तैयार हैं राजनीतिक कारणों से, तो मेरा इस पे और कोई कमेंट नहीं है। हमारा कोई राजनीतिक कारण नहीं है। अब मैं आपसे कपूर साहब इस बात से पूछना चाहता हूं कि जब आदमी ईमानदारी की बात करता है, आदमी सुशासन की बात करता है, आदमी स्वच्छता की बात करता है, तो अपने कैरेक्टर को पहले आदमी के सामने रखना पड़ता है। अगर जो व्यक्ति वो अब 40-45 साल के बाद कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरी पत्नी है, मैं बताता हूं। आप मना करते जब भी देश के किसी भी कानून में अपनी जिंदगी जीने का अधिकार देते, आप उनको छोड़ देते, आप उनको तलाक देते, कहते भैया ठीक है मैं साथ नहीं रह सकता। आपने ना तो उनको उधर का छोड़ा, ना उधर का छोड़ा, ना उस महिला को हक दिया। आपको पता है? नहीं, आप ही ये आपको पता है कि उन्होंने इधर का छोड़ा, उधर का छोड़ा, ये सब बातें। जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरी पत्नी के पास क्या है मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम, 45 साल बाद वो एक्सेप्ट करता है कि मेरी पत्नी है। क्यों? प्रश्न ये है क्योंकि इसलिए स्वीकारा है कि इस चुनाव से पहले देश में ऐसा कोई नियम नहीं था
जहां ये मैंडेटरी हो कि वो कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कपूर साहब, इस बार ये कानून आया, उन्होंने लिख दिया। इस देश में कोई नियम ऐसा नहीं है। कौड़ियों के भाव जमीन देने के प्रियंका गांधी के बयान पर सुब्रमण्यम स्वामी ने आखिर प्रियंका को क्या सलाह दी, आपको सुनाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान। इन्होंने कोयला के बारे बोली, आपने तो मुफ्त में दे दी स्पेक्ट्रम, 1/10 दाम पर दिया था आपने। 2001 के प्राइस और 2008 के प्राइस में फर्क क्या था? 10 गुना था। इसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। ये इनको पहले थोड़ा शिक्षा लेनी चाहिए, कुछ पढ़नी चाहिए। आज तक इसने कुछ पढ़ी नहीं है, कोई लेख कहीं लिखी नहीं है। ऐसे लोग आकर उल्टपटांग बोल देते हैं, तो हम क्यों इस पर प्रतिक्रिया जारी करनी चाहिए? इस पर मैं जी आशीष जी कमेंट करना चाहूंगा कि किसी भी मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अपनी योजनाएं लागू करने का अधिकार होता है। उदाहरण के तौर पर इस देश में बहुत सारे एसईजेड बनाए गए जहां पर टैक्स रिबेट दिए गए, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए जहां पर 10 साल तक इनकम टैक्स रिबेट, सेल टैक्स रिबेट, वैट रिबेट, सस्ती दर की बिजली दी गई, सस्ते जमीन दिए गए, वहां पर कोई लेबर लॉज लागू नहीं होते हैं। तो अगर कोई प्रदेश अपने औद्योगिक विकास के लिए किसी औद्योगिक क्षेत्र को देता है तो उसमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसमें कोई बदनीयती थी या नहीं थी, और इसका तय तो न्यायालय करेगा। इसका कोई राजनीतिक भाषण के अंदर इसका तय नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ है कि वहां के किसानों के साथ में कोई अन्याय हुआ है या किसी औद्योगिक घराने को किसी प्रकार का एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में रही है लगभग 12 वर्ष तक, और उसने किसी प्रकार का कोई लाभ दिया है, तो यहां पर न्यायालय के दरवाजे खटखटाने के लिए बहुत पीआईएल फाइल की जा सकती थी या सीधे सीधे करप्शन का मामला उठाया जा सकता था। और आज सुब्रमण्यम स्वामी ने अगर 2G स्पेक्ट्रम को सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज किया होता तो 2G स्पेक्ट्रम तो कभी हवा में कहीं दिखाई नहीं देता। अगर पटना के अंदर चारा घोटाले को लेकर लालू जी के ऊपर केस नहीं किया होता, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2-1 लीडर भी शामिल हैं, तो चारा घोटाला कभी सामने नहीं आता। यहां पर केवल आरोप लगा देने से काम नहीं चलने वाला है, उससे तालियां जरूर सुनी जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री पर या सरकार पर आरोप लगा रहा है तो उसे न्यायालय में जाना चाहिए। बिल्कुल, इंडिविजुअल व्यक्ति पर तो आरोप लगाना ही नहीं चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री पर तो आम जनता एक क्वेश्चन पूछ सकती है। जिस इंडिविजुअल व्यक्ति पर आरोप लगा है वो आरोप हिंदुस्तान में नहीं विदेशी पत्रिका ने लगाया है। एक और बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और वो विदेशी पत्रिका कहती है कि हजारों लाखों गुना कैपिटल बढ़ गई है, तो अब वो छपे हुआ डॉक्यूमेंट है। आप सामने आते हैं, प्रियंका गांधी से जुड़ा ये सवाल है कि आपको लगता है कि यही वजह है कि प्रियंका गांधी इतनी ज्यादा हमलावर हो गई हैं? स्वाभाविक है। उन्होंने एक बार जो रघुराज जी अभी नाराज हो रहे थे या उनकी आवाज ही ऐसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रघुराज जी अगर आपने और क्लिपिंग देखी हो तो एक दिन ये बड़े भावावेश में रही। आज 2-3 दिन पहले की क्लिपिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को ये कहती हूं कि भाई एक समय आएगा जब आपके पापा जो है साफ और सुथरे दिखाई देंगे, निष्कलंक दिखाई देंगे, जिसका आशय था। मैं बिल्कुल सही शब्दों में नहीं बोल पा रहा हूं। बिल्कुल, कहने का अर्थ यह है कि स्वाभाविक है, एक भारतीय महिला है और उनके पति पर किसी प्रकार का सच्चा या झूठा जो भी आरोप है वो आता है तो वो भाव विह्वल होती है, तो एक स्वाभाविक नारी हृदय है। मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह सवाल उठा, वाड्रा पर जो जिस तरीके से आरोप लगे, तो क्या यही वजह है कि प्रियंका गांधी की तरफ से अब जमीन के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कौड़ियों के भाव जमीन? उससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा कि टॉफी की कीमत पर अडानी को जमीन दे दी गई। इसके बाद प्रियंका गांधी, उसमें झूठ क्या है? तो मतलब नरेंद्र मोदी, बदली की बात नहीं, बदलने की भावना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा था, मैंने खुद सुना है, उन्होंने पूछा कि साहब पिछली सरकार में इतने रेट गए थे, वघेला जी की सरकार में इतने रेट गए थे। तो एंकर ने आपके किसी टीवी पे चैनल पर नाद नहीं आ रहा मुझे, एंकर ने पूछा तो आपने किस रेट में जमीन दी है? तो उन्होंने कहा साहब मेरा स्टाफ बताएगा,
मेरी सरकारी मशीनरी बताएंगे अफसर आपको क्या करते हैं, भैया आपको पिछली याद है तो अपनी भी याद होनी चाहिए। इसलिए चूंकि खुद याद नहीं है उनको, जमीन कौड़ियों के भाव में दी है, जमीन का लेना करप्शन ही जमीन से शुरू होता है। आप दूसरे पे आरोप लगाने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि तमाम पूंजीपति हैं हमारे देश में, उद्योगपति हैं जी, क्या आप ये दावा करेंगे कि कोई भी ऐसी पार्टी है जो इन पूंजीपतियों से लाभ नहीं उठाती है? नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी ये दावा? कोई भी पार्टी नहीं है, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होती है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो सुशासन की बात कर रहे थे पहले शुरुआत तो उन्हीं को करनी चाहिए ना। हमको तो चोर मानते हैं, हम ही कहते हैं ईमानदार है, सुशासन की बात करते हैं तो सामने लाओ प्लेटफॉर्म पे। आप दूसरों को आरोप लगाते हो भैया ये गलत किया तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। गुजरात में सबसे कम मजदूरी है किस मजदूर की? इनको ये याद नहीं कि अडानी को जो जमीनें अगर दी गई हैं, एक तो सबसे पहली बात वो गुजरात के उन हिस्सों में है जो बंजर भूमियां हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दी गई हैं, किसी निजी व्यापार के लिए नहीं। उनका कोई लैंड यूज चेंज नहीं किया जा रहा, वो इंडस्ट्रियल लैंड यूज की थी तो इंडस्ट्रियल लैंड यूज की है। और राजस्थान में, हरियाणा में जो हुआ वो 1 रुपए पैसे का नंगा खेल था। आज लाओ 1 लाख रुपए लगाओ, कल 1 करोड़ ले जाओ। ऐसा कभी किसी ने सुना है, देखा है? और जिस रॉबर्ट वडेरा को मेरे भाई एक आम आदमी की तरह, एक आम व्यापारी की तरह दिखाना चाह रहे हैं, वो रॉबर्ट वडेरा वो हैं जिन्हें भारत के किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाइए 22 श्रेणी के लोग दिखाई देंगे, उनमें 23वें नंबर पर एक व्यक्तिगत नाम लिखा हुआ दिखाई देगा और वो नाम होता है रॉबर्ट वडेरा। इतना आम आदमी, आप बताइए ना देश के किस, और नरेंद्र मोदी को यह सुविधा प्राप्त नहीं है कि वो एयरपोर्ट पे जाएं तो उनकी सुरक्षा जांच नहीं होगी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। सुशील कुमार सिंधे जो भारत के गृह मंत्री हैं उन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं है, मगर रॉबर्ट वडेरा को है। मुझे तो नहीं लगता कहीं ऐसा। अरे आपको नहीं लगता? पता कर ले, आप बताओ ना, कर ले भारत के हर एयरपोर्ट पे, सिवाय आप भारत के हर एयरपोर्ट पे पता कर ले। कपूर साहब सिवाय झूठे आरोप लगाने के, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको ये नहीं, अभी आपको मालूम ही नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भाजपा के नेता हैं, जनता पार्टी बनाकर भाजपा ज्वाइन करी है इन्होंने। अभी उनके शब्द क्या थे पीछे, अभी रिसेंटली भी शब्द क्या थे, उससे पहले भी उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, किसी को शर्म नहीं आई। लेकिन ये भी तो सच है ना कि उनकी वजह से नहीं, आप एक आरोप लगा के दूसरा आरोप तैयार रखते हैं। आप प्रूव तो करो भाई। चलिए आशीष जी से तो आसान है, आप उसकी फोटो क्लिपिंग लाकर टीवी पे चलाइए ना, सबको दिखता है, ये रोज होता है। अगर आपकी जानकारी में इतनी सी आम बात नहीं है तो आप मेरे को लगता है, आप मुझे लगता है आप लोगों ने चश्मा पहन रखा है, दिखाता है। चश्मे के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है। क्या अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही एक दूसरे पर इस तरीके से आरोप बढ़े जा रहे हैं? देखिए, जब चुनाव होते हैं तो किसी भी देश के अंदर आरोप प्रत्यारोप होना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन इस समय अगर नरेंद्र मोदी अपने गुजरात की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को चाहिए पिछले 10 वर्षों में जो उन्होंने केंद्र में काम किया है या जहां जहां पे उनकी सरकारें हैं वहां पे जो अच्छे काम किए हैं वो जनता के सामने रखे और जनता तय करे कि उस किन कामों के आधार पर वो जो है विकास चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब चुनाव प्रारंभ हुए थे तो लग रहा था कि ये सारा का सारा चुनाव विकास, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले पर लड़ा जाएगा। लेकिन धीरे 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 ये अपना स्तर खोता जा रहा है और व्यक्तिगत छींटाकशी और व्यक्तिगत अपमान करने की जो परंपरा और प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक है। और मैं यही चाहूंगा कि जो भी ये वक्ता हैं दोनों ही दल के, वो अपनी वाणी पे थोड़ा संयम देना प्रारंभ करें। मुझे वो दिन याद आ रहा है आज से 2.5 दशक पहले, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्री माधवराव सिंधिया के सामने ग्वालियर में चुनाव हार गए थे और उस समय मैं ग्वालियर में था, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने था। लेकिन जिस समय चुनाव की गिनती शुरू हुई तो मेरे ख्याल में 2 या 2.5 राउंड थे। पहले बहुत सारे राउंड हुआ करते थे क्योंकि मैनुअल काउंटिंग होती थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला के कहा, जो वहां का पीठासीन अधिकारी था, कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और उन्होंने
बिना किसी अपनी मानसिक संतुलन को खोए हुए, और उन्होंने अपने हार के सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर दिए। कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक परिपक्वता की इतनी कमी दिखाई दे रही है दोनों पक्षों में, जिसके कारण ये व्यक्तिगत छींटाकशी बार-बार हो का रही जो है। दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के होशियारपुर में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से निशाना साधा है कि आप देश में मां बेटे ने मिलकर इस देश को लूटा है। ये बयान आपको सुनाते हैं। दिल्ली में 10 साल से मां बेटे की सरकार चल रही है। आपके जीवन में कोई बदलाव आया? कोई बदलाव आया? आपका भला हुआ? किसानों का भला हुआ? भाइयों बहनों, सिवाय तबाही इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो सीधे जी बताइए। मैं अपने भाई कपूर साहब से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा कि माँ बेटे ने 10 साल देश को लूटा है। गुजरात में जितना बैंकों का हिंदुस्तान में पैसा करप्ट हो गया, सुन लीजिए कपूर साहब, हंसने की बात नहीं है, आप नेट पे आप मुझे जानकारी का, आप भी जानकारी कर लीजिए। जितना पैसा पूरे हिंदुस्तान में उद्योगीकरण में पैसा खत्म हुआ है, जो डूब गया है पैसा, उसका 40% पैसा गुजरात में डूबा है। ये रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है, इन्हीं का रिकॉर्ड है। अगर ये चाहें तो ढूंढ लें, और ना चाहें, इनके पास नहीं हो तो मैं लाकर दे सकता हूं उनको। देखिए, ये विकास की बात करते हैं, ये लूटने की बात करते हैं। एक आदमी की एक सीमा होती है, एक भाषा की संयमित, अपनी भाषा संयमित तो रहती नहीं है, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। अब प्रवीण जी, मेरा भी आपसे ये सवाल है, नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि मैं अपने भाषणों में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता हूं, विकास की बात करता हूं, कैसे बेरोजगारी दूर करूंगा, ये बातें करता हूं, लेकिन कांग्रेस हमेशा ये सोचती रहती है कि नरेंद्र मोदी का क्या विकल्प होगा। पिछले अगर लगातार उनकी रैलियां जिस तरीके से ताबड़तोड़ भारत विजय अभियान की तरह चल रही हैं, उन रैलियों में अगर देखा जाए तो ये बात जो है वो कॉमन हो गई है। वो बार बार ये बात कहते हैं कि मां बेटे ने मिलकर इस देश को लूटा है। क्यों नहीं जो विकास की, सुशासन की बात करके वो आगे बढ़े थे, जिसको लेकर के लगातार वो जनता के बीच जा रहे थे, उस पर फोकस करने के बजाय इस तरह से निजी हमले नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तो लगातार किए जा रहे हैं। पूजा जी, अब आपने ये प्रश्न करा है तो मुझसे पहले डॉक्टर साहब भी इस बात को कह चुके हैं। आप ध्यान से देखिए इस पूरे चुनाव प्रचार कैंपेन को, जो आप तो 2-3 महीने की बात कर रही हैं, मैं 6 महीने से कहता हूं कि मोदी जी एक यात्रा पे हैं। 2 अप्रैल, तारीख नोट कर लीजिए, 2 अप्रैल 2014 तक चुनाव प्रचार, चुनाव का सारा मुख्य एजेंडा था विकास। 2 अप्रैल को दिल्ली में सोनिया गांधी के मकान पर जाकर के एक मुल्ला जी मिले, और उस दिन से आप देखिए कांग्रेस ने कॉम्युनलाइज करने की कोशिश की, उनके बाकी साथियों ने कॉम्युनलाइज करने की कोशिश करी, और उसके बाद निजी राजनीति भी कर दी। तो ये सब इन्होंने शुरू किया, अब ये भोग रहे हैं उसका परिणाम। चलिए प्रभुराज जी, एक सवाल जो अभी बहुत ज्यादा अभी जो भी राजनीति के जानकार है इसका जवाब आप दीजिएगा। सांप्रदायिक का मसला अलग मसला है, सांप्रदायिक का मसला नहीं है, इनके नेता का झूठ है इसमें। हाँ, इनके नेता का झूठ है। जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि अब आखिरी दौर के कुछ चरणों के चुनाव बचे हैं, प्रियंका गांधी इस वक्त ज्यादा उग्र हो गई हैं, यही उग्रता वो पहले भी अगर दिखाती तो शायद कांग्रेस को इसका फायदा भी होता, नरेंद्र मोदी को घेरने में ज्यादा सफल हो पाती कांग्रेस। लेकिन अब दिखाया जा रहा है, और इसकी वजह यही माना जा रहा है कि उनके पति के ऊपर हमला हुआ, इस वजह से वो भी इस तरीके से हमले कर रही हैं। क्या यहाँ पर जो सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस पूरे मोर्चे को, पूरे अभियान को आगे ले जाने में नाकाम रहे हैं, भाई की नाकामी की वजह से अब प्रियंका को आगे आना पड़ रहा है और ये सक्रियता दिखानी पड़ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। रायबरेली अमेठी में पहले भी वो प्रचार करती रही हैं, अभी भी रायबरेली अमेठी में प्रचार कर रही हैं। लेकिन भाजपा का सिर्फ विकास का कोई मॉडल नहीं है, सिवा मेरे गुजरात में ये हुआ, मेरे गुजरात में ये हुआ, मैंने गुजरात में ये किया, इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी का और कहीं भाषण नहीं है। दूसरी चीज, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, आप उनकी क्लिपिंग उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहीं भाजपा का नाम नहीं लिया। एक बात और पूजा जी मैं जरूर कहना चाहूंगा, कपूर साहब ने एक बात कही थी, एक धार्मिक व्यक्ति, एक मौलाना है मस्जिद के, वो अगर किसी से मिलने चले गए तो गुनाह हो गया। आपके अध्यक्ष तो उनके घर जा रहे हैं,
दूसरी चीज मैं पूछूंगा, इसमें भी जाएंगे नहीं, इसमें इन्होंने प्रश्न किया है, सभी पार्टियां यहाँ एक ही काम कर रही है। नहीं, एक काम नहीं कर रही, इन्होंने प्रश्न किया है। मैं अगर आपके अध्यक्ष जाते हैं तब तो कोई ऐतराज है नहीं आपको, और एक कोई दूसरा आदमी दूसरे से मिलने जाता है आपको ऐतराज होता है। मुद्दे पे वापस आते हैं। ये जो मसला है ये बेहद अहम मसला है यहाँ पर। प्रवीण जी, आप इसका जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तो ऐसा किया जा रहा है बार बार। अब प्रियंका गांधी जो इस तरीके से सक्रिय हो रही हैं, उसके पीछे क्या यही वजह है? देखिए, प्रियंका गांधी किस किस का विकल्प बनेंगी? राहुल गांधी का विकल्प वो बन नहीं सकती, क्योंकि उनकी तो अपनी भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी गाथा उनके साथ लगी हुई है, इस वडेरा नाम की, कि राहुल गांधी का विकल्प वो बन नहीं सकती। अब मोटा मोटी इस गांधी नेहरू परिवार के विश्राम करने का समय आ गया। आर पार की लड़ाई के मूड में है इस वक्त प्रियंका गांधी। विकास का एजेंडा नहीं है, सिवाय गांधी नेहरू परिवार के विरोध के अलावा इनकी कोई तल्ख भाषा नहीं होती। 60 साल लूटने वाले, आरएसवीपी मॉडल 60 साल लूटने वाले दार्शनिक बनते हैं, बनारस में जाके बाहर निकल के फिर वही माँ बेटा रघुराज जी, तो अपनी हर क्षेत्र में जाकर अपनी भाषा प्रियंका गांधी की तरफ से आखिरी चरणों में आर पार की लड़ाई की कोशिश की जा रही है। मोदी की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, वाराणसी में कल जिस तरीके से लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा, क्या ये बौखलाहट है जो अब कोई नजर आ रही बौखलाहट है? नहीं है। वाराणसी एक धार्मिक नगरी है, वहाँ स्वतः ही 50,000 लाख लोग वैसे ही स्वतः ही बाजार में रहते हैं, और आप अगर कहीं से प्रायोजित करके ले भी आओ उससे क्या फर्क पड़ता है? कल लखनऊ में राहुल गांधी का भी रोड शो था, वहाँ पर तो इस तरह की जो वोटर है राहुल गांधी सुर्खियों में आप पूजा जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा वर्कर हूँ। अगर आप मेरे चुनाव की सीडी देखेंगे, अगर इतनी वोट कन्वर्ट हो जाती है तो मैं चुनाव जीत गया होता पिछला। अगर मेरे प्रोग्राम में आप देखेंगे तो अगर मैं अपनी सीडी आपको दिखाऊंगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, वो लोग डाइवर्ट हो वोटों में तब है ना। लोग प्रायोजित करके ला सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो, इवेंट है आपका, इवेंट मेरा सवाल मैनेजमेंट ये है कि कल के दिन ही राहुल गांधी भी रैली कर रहे थे लखनऊ में। बहुत महत्वपूर्ण सीट है लखनऊ, जहां पर रीता बहुगुणा जोशी के साथ वो मौजूद थे, लेकिन किसी भी टीवी चैनल पर उनकी खबरें जो है वो नहीं दिखाई जा रही थी। कल 117 सीटों पर इलेक्शन था, वो खबर भी कहीं ना कहीं किनारे थी। नरेंद्र मोदी का वाराणसी से नामांकन जो था वो पहली खबर थी। मीडिया मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। मीडिया हाउस इन्होंने अपने आप से, जो कि कॉर्पोरेट के हाथ में है, इन्होंने सब अपना मैनेज किया हुआ है। मीडिया हमारी खबर क्यों नहीं दिखाता? हम पैसे नहीं दे सकते, ये खरीदते हैं। पूजा जी बड़ा दुख हुआ, पूजा जी बड़ा दुख हुआ, एक चुनाव के बगल में बैठ कर किसी ने कह दिया कि आपको मैनेज किया हुआ है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मीडिया हाउसेज की बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो ये मीडिया हाउस के बाहर बैठी है। मीडिया हाउस के मालिक की बात आप बात करिए ना उसको। मतलब इनके मालिक पीछे हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं जिस चैनल पर बैठे हैं इस चैनल के मालिक पीछे हुए हैं। सुन लीजिए, इस चैनल की बात नहीं हो रही है। अरे आपने चैनल की बात हो रही है, उस चैनल का नाम ले लीजिए। अब रघुराज जी नाम लीजिए, मैं बता रहा हूँ कौन सा चैनल, कौन सा अखबार है जो टिका हुआ है? आपको रघुराज जी पूरे दिन क्लिपिंग जो नॉमिनेशन कैंडिडेट बताइए ना, कौन सा चैनल टिका हुआ है? तमाम सुनना नहीं चाहते, नाम लीजिए, कौन सा बिका हुआ? चोर को अपनी चोरी सुनाई नहीं देती है। अरे आप आरोप लगाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आप सुनिए पहले। आप पहले तो ये कह दीजिए जिया न्यूज बिका हुआ है, उसके बाद बताइए कौन सा चैनल बिका हुआ है। आप कह लीजिए, मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप कह लीजिए। अच्छा रघुराज जी और प्रवीण जी, आपकी जो थोड़ा सा कहना चाहूंगा, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बात, तमाम मीडिया निष्पक्ष तरीके से अपनी खबरों को दिखाता है। जो खबर लोग देखना चाहते हैं उन खबरों को दिखाता है। जो खबर परोसी जाती है वो दिखाई जाती है। यानी कि ये मीडिया खबरें परोसता है। बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल सच है। मैं टीवी चैनल पे कह रहा हूँ 8 साल तरीके से मतलब है 60 साल तक ये परोसा रहे थे। 6 महीने से मोदी जी आ गए, अगर आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप सुनना सीखिए। पूरे दिन टीवी पे एक व्यक्ति ने नॉमिनेशन भर दिया, बात खत्म होगी। आपने पूरे दिन चैनल को दिखाया। आपको वो दिन बुरा नहीं लगा था? नहीं, वो दिन बुरा नहीं लगा था जिस दिन अमेठी से यही प्रसारण हुआ था। एक बार आप निकालिए, आप निकालिए, आप एक बार निकालिए ना, आप निकाल के दिखाइए सीडी। आप देख लीजिए। आप मैं क्यों देख लूं, मुझे मालूम है ना। आप दिखाइए सीडी निकाल के, आप निकाल के दिखाइए नॉमिनेशन रघुराज जी और कपूर जी, यहीं पर हम मैं 2 मिनट का आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए
जनता जो देखना चाहती है टेलीविजन को वो बिल्कुल, दिखाना बिल्कुल। पड़ेगा। वही अगर दिखाता है अगर हमारा अगर चैनल। दिल्ली के अंदर, मेरी बात खासतौर पर सुनिए, उन दिल्ली तमाम खबरों को दिखाता है जो कि जनता देखना चाहती है। दिल्ली- किसी दिल्ली भी में- तरीके से यहाँ पर निष्पक्षता को बरकरार रखा जाता है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है। बिल्कुल। जब भी डॉक्टर साहब 48 दिन में चले गए, वो जब भी 48 दिन अगर में अगर क्रिकेट मैच देखना चाहती है जनता, वक्त की कमी है, दिखाना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कार्यक्रम को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिया न्यूज पर खबरों का सफर बना रहेगा। नमस्कार।